29 अगस्त 2022 को IMF 1.17 बिलियन डॉलर्स का लोन अप्रूव करता है, जिस पर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल एक ट्वीट करते हैं। इस ट्वीट में वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के टफ डिसीजन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। लेकिन ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सरवाइव करने के लिए अगले 12 महीनों में 41 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है, जबकि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व सिर्फ 9.7 बिलियन डॉलर्स के करीब है। Economic collapse of sorts because the trade deficit is widening, inflation is rising, and the country is more or less bankrupt, particularly for foreign exchange. Pakistan is one bad day away from being a failed state. दोस्तों, पाकिस्तान अपनी तारीख के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है और बहुत से लोग और जर्नलिस्ट इन हालात का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराते हैं। लेकिन पाकिस्तान इन क्राइसिस में पिछले 70 सालों से है और इसके अलावा IMF भी पाकिस्तान को 13 दफा बेल आउट कर चुका है और बिल्कुल श्रीलंका की तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी भी काफी हद तक बिगड़ चुकी है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडिया ने आखिरी दफा IMF से बेल आउट पैकेज 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस में लिया था, लेकिन पाकिस्तान अभी भी IMF के ट्रैप से निकल नहीं सका। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कौन सी ऐसी रीजन है जिनकी वजह से पाकिस्तान को इन हालात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की नाकामी की पहली और सबसे बड़ी रीजन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, यानी कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना 5 ईयर रूलिंग पीरियड कंप्लीट नहीं कर सका। पाकिस्तान हमेशा से मिलिट्री और डेमोक्रेटिक रूल के बीच झूलता रहा है और डेमोक्रेटिक रूल में भी जो लीडर सामने आता है वो पिछले लीडर की गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है और जब वो अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना शुरू करता है तब तक किसी और पार्टी के हाथों उसकी गवर्नमेंट गिरा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, साल 1978 में जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर हुकूमत पर कब्जा किया और पावर में आते ही उन्होंने मीडिया को सेंसर करने वाली यूनियंस को बैन किया और दुनिया भर के मुख्तलिफ इदारों से भारी लोन्स लिए। उनकी मौत के बाद साल 1988 में बेनजीर भुट्टो इलेक्ट हुई और उन्होंने इन सब यूनियंस पर पाबंदी हटा दी और प्रेस को आज़ादी दी। उसके बाद साल 1990 में नवाज शरीफ इलेक्ट होते हैं, फिर 3 साल बाद बेनजीर भुट्टो और फिर इन सब हालात से तंग आकर 1999 में जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा देते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री में वर्स्ट केस सिनेरियो में पाकिस्तानी लीडर्स को असैसिनेट करवा दिया जाता है। जैसे साल 1951 में लियाकत अली खान की गोली लगने से मौत हुई, उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो पे केस बनाकर उन्हें फांसी दे दी गई। जनरल ज़ियाउल हक की एक प्लेन क्रैश इंसिडेंट में मौत हो जाती है और साल 2007 में बेनजीर भुट्टो को दूसरी असैसिनेशन अटेम्प्ट में कत्ल कर दिया जाता है। और अभी रिसेंटली 3 नवंबर को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान पर भी असैसिनेशन अटेम्प्ट देखी गई है, जिसमें वो CNN के एक इंटरव्यू में बताते हैं कि पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ इवेंट्स बनाए गए थे। सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली गई जिसमें इमरान खान को ब्लास्फेमी में एक्यूज किया गया। उसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज रिलीजन कार्ड यूज करते हुए इस बात का प्रोपेगेंडा करती हैं कि इमरान खान ने लोगों के मजहबी सेंटिमेंट्स को ऑफेंड किया है। फिर जब इमरान खान पर अटैक किया जाता है तो उसके कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो फैलाई जाती है जिसमें शूटर ये क्लेम करता है कि इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहे थे और अगले ही दिन डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये क्लेम करते हैं कि शूटर एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट था। ये प्रूव करने के लिए कि इमरान खान पर अटैक प्लान नहीं था बल्कि रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने की वजह से उन्हें मारने की कोशिश की गई थी। इमरान खान के असैसिनेशन अटेम्प्ट पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी कहानी पर अगर वापस आए तो पिछले 70 सालों से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता आ रहा है। हर आने वाला लीडर पाकिस्तान पर फोकस करने के बजाय अपनी गवर्नमेंट ही बचाने में लगा रहता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज 86.4 बिलियन डॉलर्स के कर्जे में डूब चुका है। दूसरी मेन रीजन थी वार ब्रोकिंग। साल 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अमेरिका सोवियत यूनियन के अगेंस्ट अफगानिस्तान में घुसना चाहता था, जिसको उसने वार ऑन टेरर का नाम दिया। लेकिन इस जंग में अगर अमेरिका अपनी फौज को डिप्लॉय करता तो उसे बहुत ज्यादा वार कॉस्ट पे करनी पड़ती। इनकी सैलरीज, डिफेंसिव कैंप्स और फूड समेत बहुत सारे एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ते। इसकी हाल ही में एक एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर है, जिसमें अमेरिका अपनी आर्मी भेजने की बजाय 2014 से लेके अब तक 21 बिलियन डॉलर्स की यूक्रेन को फंडिंग कर चुका है, जो कि यूक्रेनियन आर्मी की ट्रेनिंग और वार इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल की गई है। इसलिए अमेरिका अपनी आर्मी को भेजने की बजाय ये काम एक थर्ड पार्टी को देता है। ये थर्ड पार्टी कोई और नहीं बल्कि मुजाहिदीन थे और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन साइक्लोन का कोड नेम दिया गया। रिजल्टेंटली सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए पाकिस्तान मुजाहिदीन के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बन गया। पाकिस्तान ने सिर्फ मुजाहिदीन को ही नहीं बल्कि अल-कायदा, लश्कर तैयबा और फिर बहुत से टेररिस्ट ग्रुप्स को भी ट्रेन किया। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से,
हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। जैसा कि हम सब ने देखा कि तालिबान और अलकायदा भी इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके थे कि उन्होंने दूसरे टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर और बाहर स्मगलिंग शुरू कर दी। इन ग्रुप्स की वजह से पाकिस्तान में काफी सिक्योरिटी इश्यूज भी देखने को मिले, जिसकी वजह से पाकिस्तान में टूरिज्म इंडस्ट्री काफी हद तक अफेक्ट हुई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी खत्म होने लगी। अल्टीमेटली कई दूसरे सेक्टर्स भी बुरी तरह से इफेक्ट हुए। उसके बाद साल 2018 में जब इमरान खान इलेक्ट हुए तो पाकिस्तान पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा था। ओवरऑल अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट इस वार ऑन टेरर में पाकिस्तान में 70,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसके साथ साथ $150 बिलियन का लॉस भी पाकिस्तानी इकोनॉमी को बेयर करना पड़ा। थर्ड मेन रीजन थी चाइनीज डेट ट्रैप, जिसकी हाल ही में एक बड़ी एग्जांपल श्रीलंका है। चाइना ने श्रीलंका की तरह पाकिस्तान और इसके गवादर पोर्ट के लिए लोन्स की ऑफर शुरू की। अब ये पोर्ट पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। गवादर पोर्ट ईयरली 400 मिलियन टन का कार्गो हैंडल कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पास इसको एक्सपेंड करने के लिए बहुत कम रिसोर्सेज थे। इसलिए चाइना ने पाकिस्तान को लोन्स की ऑफर की, जिसको सीपैक नाम की एक अम्ब्रेला टर्म दी गई। चाइना ने न सिर्फ कराची पोर्ट बल्कि पाकिस्तान में मजीद 26 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिसमें सोलर, रेल, हाईवेज और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के साथ साथ पाकिस्तान से चाइना तक चलने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी शामिल हैं। अब ये डेट ट्रैप काम कैसे करता है? चाइना इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखता है, यानी 25 से 30 साल के ग्लोबल स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड की बजाय भारी इंटरेस्ट के साथ 10 साल से कम का पेबैक पीरियड देता है। 1 से 2% के ग्लोबल स्टैंडर्ड रेट की बजाय 4% का भारी इंटरेस्ट लेता है। आखिर में टोटल कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट एक चाइनीज कंपनी को ही दिलवाया जाता है, जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट वापस चाइना को ही चली जाती है। जैसे कि लोन्स रीपेमेंट डिवेलपिंग कंट्रीज के लिए एक मुश्किल चीज है, तो चाइना उन एसेट्स को टेक ओवर करके अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। युगांडा का एंटीब एयरपोर्ट और श्रीलंकन हेम्बनटोटा पोर्ट चाइनीज डेट ट्रैप की 2 बड़ी एग्जांपल्स हैं। इसी वजह से पाकिस्तान 1-2 नहीं बल्कि चाइना के $30 बिलियन का मकरूज है। इसके रिजल्ट में पाकिस्तान को अपनी तारीख के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ से पाकिस्तान से दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज को जो सबक सीखने को मिलता है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना हो, अल्टीमेट फोकस लोगों की तरक्की पर होना चाहिए, दूसरों की जंग नहीं लड़नी चाहिए और आखिर में चाइनीज प्रोडक्ट से हमेशा बचकर रहना चाहिए। That is all from my side। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की और पॉलिटिकल इश्यूज पर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।